नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में प्रतिदिन भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने आते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ है कहाँ तक, इस भ्रष्टाचार के विष को पल्लवित और पोषित कौन करता है। इसी क्रम में आज के इस एपिसोड में हम इटावा जिले में हुए भागवत कथावाचक और ब्राह्मण समाज के लोगों में जो परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसका विश्लेषण करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी जड़ कहाँ तक है। क्या इस घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया या इसमें कोई टूलकिट कार्य कर रहा है जो दंगा भड़काना चाहते हैं, और साथ ही यह भी बताएंगे क्या ब्राह्मणों के खिलाफ बोलकर अखिलेश यादव फंस गए। क्या ये चाल अखिलेश यादव की जातीय चाल उनके खिलाफ ही हो गया और अब वो पछता कर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते। मित्रों, तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी घटनाएं तुरंत मिल सकें। अब हम चर्चा करेंगे जो कथित कथावाचक, भागवत कथावाचक और कथित आचार्य जिनकी इटावा जिले में कथा के दौरान छेड़खानी के आरोप में कुछ लोगों ने सर मुड़वाया और माफी मंगवाया। ये पूरी घटना एक षड्यंत्र के तहत टूल किट के द्वारा चलाया गया। एक फर्जी कथावाचक थे, इनके द्वारा कथा के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती थी और जहाँ तक बात ये आया कि यादव होने के नाते उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो आपको बता दें परम पूज्य मोरारी बापू जात के लोहार हैं और अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसे कथावाचक सामने आकर कह रहे हैं कि मुझे जात की वजह से कभी अपमानित नहीं होना पड़ा। लेकिन आप समझिए, भागवत कथावाचक जब कथा कहने के लिए व्यास के गद्दी पर बैठता है तो उसे व्यास भगवान कहा जाता है, और अगर भगवान ही कूट रचित दस्तावेज के सहारे, छल प्रपंच के सहारे समाज में नफरत फैलाने के लिए, लोगों से ठगी करने के लिए छद्म वेश धारण करे, तो ऐसे लोगों को क्या समाज को स्वीकार करना चाहिए? कोई कथावाचक बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करे तो क्या उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए? वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो। लेकिन इस पर हैरानी की बात तब होती है जब कुछ राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं और ब्राह्मण समाज को गालियों से नवाजा जाता है। क्या ये लोग ऐसे ही सनातन धर्म के प्रेमी हैं? क्या ये लोग, इन लोगों का एजेंडा ही है नफरत फैलाना, द्वेष फैलाना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, राष्ट्र को बदनाम करना? उसके लिए अपनी कुर्सी पाने के लिए कितने भी स्तर तक जाना पड़े उसे जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया। उन्होंने यहाँ तक कि यादवों को कहा ब्राह्मण को 1 पैसे दक्षिणा मत दीजिएगा। यादवों का एक टोल किट सक्रिय हुआ
यादव दक्षिणा नहीं देंगे, ब्राह्मण मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे। लेकिन जब राजनीतिक पंडितों ने अखिलेश को बताया कि आप ही ने योगी जी को ठाकुर होने का एजेंडा चला के ब्राह्मणों को योगी से दूर करने का कुचक्र चल रहे हैं, ऐसे में तो आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल करके पुनः ब्राह्मणों को भाजपा की तरफ जोड़ रहे हैं। यह 14% ब्राह्मण मतदाता भाजपा से हटती तो आपके पास आती। त्यों ही अखिलेश यादव सर पीटने लगे और डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करने लगे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको हम वो घटना दिखाते हैं, घटना के चश्मदीद घटना स्थल पर क्या कहते हैं, और फिर अखिलेश यादव द्वारा किस तरह से यादवों को उकसाकर ब्राह्मणों पर अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बातें कहवाई जाती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह अहिर ब्रिगेड के द्वारा, जो अखिलेश जी से पोषित है, गगन यादव के आह्वान पर थाने और हाईवे का घेराव करते हैं, किस तरह से उपद्रव करते हैं और सपा का झंडा लगा करके करते हैं। और इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसे अखिलेश द्वारा समर्थित ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अश्लीलता की हरकत करने वाले यादव कथाकारों को दिखाएंगे, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये लोग धर्म और समाज को बांटने के लिए कितने स्तर तक गिर सकते हैं। पहले आप इन दादरी की घटना देखिए, जहां प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, फिर आप देखिए यादवों के द्वारा किस तरह से अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं और जिनका अखिलेश को समर्थन है। फिर हम ऐसे ही आपको सीतापुर के हेमराज यादव कथावाचक जो भागवत कथा करते हैं, ऐसे लोगों की कुछ वायरल वीडियो दिखाएंगे, फिर इस पे आगे चर्चा करेंगे। आप पहले इनको देखिए। लादे मुझे हरे हरे चोड़ियां अपना बना ले, तुम कहाँ सब हेलो मैं तो भगवान से बड़ा हूँ और मैंने सीता का पता बताया। सारी रात हनुमान जी मारे मारे कुत्तन तरह घूमे, सीता न मिली न कहूँ कोई मिला। तब हनुमान जी का याद आवा, हाय मैंने भगवान। गलत है, यादव से हमारा कोई मतलब नहीं है, न हमारी पंडित से मतलब। वो हमारी ब्यास थी, हमारा सबका सम्मान करते थे हम उनका। यादव से कोई मतलब नहीं था भाई। उन्होंने ये मुख्य यजमान है रेणु तिवारी, उनके साथ जब ऐसा होता है कि ब्यास को स्पेशल खाना खिलाया जाता है, तो उनको अपने घर पे यजमान ने खाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने बदतमीजी की। तो उन्होंने जब कहा लोगों से कि बदतमीजी की, तब ये पता चला बाद में, जब कुछ लड़के उनको मारने पीटने लगे कि ये बदतमीजी की, तब ये पता, उनके बैग जब गिर गया उसमें 2 आधार कार्ड निकले, तब पता चला कि ये यादव है। और ये उसके पहले पता ही नहीं था। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि यादव जी कह रहे हैं, सीधा कथावाचक जी की छेड़खानी का आरोप जो लगा रहे हैं वो सिर्फ झूठा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद, ये कृत्य वायरल होने के बाद आप लोग लगा रहे हैं वो कथावाचक। नहीं, अगर झूठा होता तो माफी क्यों मांगते? ये इन्होंने माफी मांगी कि बहन जी हमसे गलती हो गई। अब इस प्रकार की हम आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी से कहना नहीं। लेकिन तब तक बहुत लोग आ गए थे, भीड़ पकड़ ले गई उनको। ये हुआ। ये कथावाचक का सर
पैर पर रखवाना ये कितना जायज है? नहीं रखवाया नहीं, उन्होंने खुद रखा। और उन्होंने कहा कि हमने इनको जो बैड टच किया, उनके साथ बदतमीजी की, तो उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दें, आइंदा इस प्रकार की गलती नहीं होगी। ये कथावाचक ने स्वीकार किया है, मुकुटमणि ने? ये मुकुटमणि ने आपने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जो अमानवीय व्यवहार किया था उनके साथ में, कुकृत किया था, उनके हाथ पकड़ के झटक दिया था, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। लोग बागों भीड़ देख ली उन्होंने माफी मांगी कि हम पिटने लगेंगे, लेकिन भीड़ तो भीड़ होती है, उनको पकड़ के लेगी। ये बात बिल्कुल मैं सच कहूंगा कि उनका जो मुंडन हुआ वो गलत हुआ, उनका ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन भीड़ थी, भीड़ को कौन नियंत्रण कर सकता था? पता नहीं कहाँ के कौन लोग आए थे। कथावाचक का आप लोगों उनका भी एक बड़ा आरोप है, और जिससे तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि उनका जो है कथावाचक यादव जी जो थे, उनका आप लोग मूत्र से उनकी शुद्धि करते हैं, महिला के मूत्र से ही। नहीं, ऐसी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कतई। ये अरे यादव तो ये क्या, ये पहली बार आई है? इसके पहले भी यादव कथा कह गए और डंके की चोट से कथा कह गए कि हम यादव हैं, वो यादव करके बुलाया था। ये तो अग्नोती, ये तो छिपके आए थे। मतलब यादव यहाँ पर कथा कर चुके हैं पहले भी सब समाज के लिए मतलब प्रोग्राम जुटाए, क्या मतलब उसे ये कार्य शुभ नहीं लगते आपको? ऐसा कोई मतलब नहीं है। केवल राजनीति को, केवल समाज को उकसाने के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सारे सिस्टम हो रहे हैं। ब्राह्मणों पे भी राजनीति हो रही है, धर्म जो कार्य हो रहे हैं उन पे भी राजनीति हो रही है। ऐसा क्यों? क्या मतलब इन सारी चीजों का? लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां अपना सिर्फ स्वार्थ देखने के लिए आज ब्राह्मणों को हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सच्चाई थी उसको जानने के लिए कभी कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, लेकिन जो मतलब कहीं एक वीडियो जो जैसे वायरल होते हैं बच्चों से, तो उनको तुरंत ये मतलब तत्काल उठा लिया जाता है। वीडियो के साथ में उसका जो आधार कार्ड था वो भी वायरल हुआ था। किसी ने उस चीज को देखा? अखिलेश यादव को ये करना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए था। उस महिला की बात करनी चाहिए, उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए था, और गलत के साथ खड़े। उस महिला के साथ जो है छेड़छाड़ी की गई, उसके साथ न खड़े होकर के उसके साथ खड़े हो गए। जो छेड़छाड़ी कर रहा है, उन्हीं लोगों को छेड़छाड़ी कर रहा है, दो छेड़छाड़ी कर रहा है, गलत फर्जी अपनी आईडी बनाई है, सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड जैसा उसने फर्जी बना लिया। आप समझ लो कितना फर्जी होगा वो। मतलब अखिलेश यादव उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो महिला के साथ छेड़खानी करता है, और उसको लखनऊ बुला के सम्मानित ये गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इनसे ब्राह्मणों को यही उम्मीद थी, ये ब्राह्मणों को इनसे यही उम्मीद थी। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा ही लग रहा था, और उन्होंने ऐसा ही किया। अच्छा, जबकि ये चीज तुम्हें देखनी चाहिए कि जहाँ एक महिला को उसको मतलब बेइज्जत किया जा रहा, ठीक है, उसके साथ मतलब बदसलूकी हो रही है। आप व्यास से आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज तक मुलायम सिंह जी ने ऐसा नहीं किया जैसा अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। महिलाओं के साथ वो सम्मान में खड़े रहे, लेकिन ये तो महिलाओं के अपमान में खड़े हो गए जाकर के। महिलाओं की बात कहनी चाहिए थी, वो न कह करके जो जिसने घटना की है, जिसने छेड़खानी की, उसके साथ उसको सम्मान कर रहे। ये कौन सा भाई? और चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, मेरा भी एक सवाल है, क्या आपको ये चीज लगती है कि कोई भी पक्ष की मतलब एक तरफ से बात हो सकती है? क्या मतलब कभी भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या एक तरफ से हो सकते हैं? बिना आपने मतलब कोई सच को जाने आप एक पक्ष के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? आप एक राजा थे, आपका एक फर्ज बनता है, आप यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता था कि आप यहाँ एक बार भेजते तो कम से कम सच को जानने के लिए तो कोई आता, कोई एक बार कम से कम ये चीज जानता तो सही। समाजवादी का डेलीगेशन आपके घर, ब्राह्मणों के घर आया था? कोई भी नहीं आया जानकारी लेने, कोई नहीं आया। क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, कोई भी नहीं आया। बिना सोचे समझे मतलब जो कुछ भी हुआ आप तुरंत तत्काल मतलब कार्रवाई के लिए आदेश करते हो। भाई कार्रवाई होती भी है। आपने देखा किस तरह से प्रत्यक्षदर्शी जो वहां घटना, जिनके यहाँ कथा लाई गई थी, उन लोगों के द्वारा कितनी शालीनता से और प्रामाणिकता से अपनी बात कही जा रही है। उधर अखिलेश यादव के प्रोडक्ट, समाजवादी के गुंडा प्रोडक्ट किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और समाजवादी द्वारा, आहिर समाज द्वारा जो कथावाचक समाज में नफरत फैलाने के लिए, भागवत को बदनाम करने के लिए, व्यासपीठ की मर्यादा को खंडित करने के लिए, वामपंथियों और मौलवियों से आर्थिक मदद लेकर
सनातन धर्म को और भागवत को प्रमाणित करते हैं, ऐसे लोग इन समाजवादियों के आदर्श हैं। ये वास्तव में अगर इतने बड़े यादव हितैषी अखिलेश जी हैं या उनके प्रोडक्ट गगन यादव या शुभम यादव जैसे लोग हैं, तो जब आजमगढ़ में चंदन यादव की हत्या की जाती है तो इनको सांप सूंघ जाता है, इनके मुख से आवाजें तक नहीं निकलती। जौनपुर में जब अनुराग यादव की सर काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है तो अखिलेश जी को उस पर एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहां समाज में नफरत फैलाकर जातियों में बांटने का मौका नहीं था। वहां पर किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करने की स्थिति नहीं थी। बार बार जिस पीढ़ी की दुहाई देते हैं, क्या मायावती वो दलित समाज से नहीं थी जिन्हें जान से मारने और नंगा करने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया गया? क्या दलितों की हत्याओं पर जब यादवों द्वारा हत्या की जाती है वहां यही अखिलेश यादव का पीडीए का सिद्धांत कहां चला जाता है? और अखिलेश यादव को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पार्टी सत्ता में आई थी तब भी ब्राह्मणों की कृपा से उनके चरण पादुकाओं को सर पर रख करके ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक होने के बाद ही आई थी। अगर जनेश्वर मिश्रा ने मार्गदर्शन न दिया होता तो शायद समाजवादी पार्टी का उदय ही नहीं हो पाता। सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है। वे सत्ता के मत में कुर्सी प्राप्त करने के चक्कर में इतने स्तर तक गिर सकते हैं कि उनको समाज का, देश का कोई मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता ही सत्ता। इतने बड़े अगर वो यादव हितैषी थे, इतने बड़े पीडीए हितैषी थे, तो जब से समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है, पार्टी का अध्यक्ष क्या उनके यादव ही नहीं, उनके परिवार के सिवा कोई और हो पाया है? पीडीए पीडीए चिल्लाने वाले किसी और को न करके अरे यादवों को ही बना दिए होते। और जो व्यक्ति नृत्यांगनाओं के नृत्य में सैफई में मस्त रहता हो, उसे भागवत की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उनको भागवत की क्या जानकारी है? इतने बड़े यादव हितैषी स्वयं को कृष्ण के वंशज कहते हैं, क्या कभी मथुरा को मुक्त कराने के लिए आवाज उठा पाए हैं? ये नहीं उठा सकते। मैं जनपद जौनपुर की बात करता हूं। जब मुसलमानों द्वारा यादवों को प्रताड़ित किया जाता है, समाजवादी पार्टी के लोगों के मुंह में ताला लग जाता है। ये लोग समाज में सिर्फ नफरत फैलाने का कार्य करते हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई कार्य नहीं है। आज अंक में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको भ्रष्टाचार की कुंजी में इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा लोगों को आपस में लड़ाकर, लोगों का खून गिराकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो कार्य किया जा रहा है, इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला करके अखिलेश यादव फंस गए हैं और अब उन्हें सर पे हाथ रख के रोने के सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा है। आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारत, वंदे मातरम।